अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं पेशावर से, जहां बीआरटी मंसूबा पहले तो बनकर नहीं रहा, लेकिन अब इंजीनियर्स ने इतनी फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी हैं कि लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। हश नगरी अंडरपास के अंदर मेन गैस पाइप लाइन नस्ब कर दी गई है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे साद बिन उवैस। बिल्कुल बीआरटी पेशावर का मेगा मंसूबा है और इस वक्त हम नगरी के मकाम पर मौजूद है। यहाँ पर इंजीनियर्स की फुर्तियाँ देखने को आई हैं। इंजीनियर्स ने बहुत बड़ी गलती की है। जो अंडरपास जो बनाया गया है बीआरटी का, उसमें मेन गैस की जो पाइपलाइन है दो, उनको यूं ही छोड़ दिया गया है, जिससे न सिर्फ इंसानों की जान को खतरा भी हो सकता है, ताहम उनको गुजरने में भी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जो अंडरपास बनाए गए, जहाँ पर दुकानें भी मौजूद हैं जो जिनको बाद में लीज पर दिया जाएगा, और इसके अलावा जो है शहरियों की गुजरगाह है। तकरीबन हज़ारों की तादाद में रोज़ाना शहरी जो है एक रोड की एक साइड से दूसरी जानिब को जाते हैं। किसी किस्म की लीकेज की वजह से यहाँ पर ब्लास्ट का भी खतरा हो सकता है। यहाँ जिस वक्त हमने शहरियों से बात की तो शहरियों का भी यही कहना था कि किसी वक्त भी ये जो है बड़े ब्लास्ट या बड़े धमाका यहाँ पर हो सकता है लीकेज की वजह से। साद बिन उवैस, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। पुख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने गलती का इतराफ़ कर लिया है। समा से गुफ्तगू में बोले कि गैस पाइप लाइन अंडरपास से गुजारना इंतहाई ख़तरनाक है। मुतालिका महकमे को गैस पाइप लाइन फिलफौर हटाने का हुक्म दे दिया है। देखिए, बीआरटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम हो रहा है और मुख्तलिफ स्टेशनों पे भी काम हो रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब ये फुल रनिंग में आएगा, जब इस पर बसें शुरू होंगी तो उस वक्त तक ये सब तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं। बिल्कुल, ये जो गैस पाइपलाइन है मैंने खुद भी देखा है और ये ख़तरनाक भी है और बता दिया गया है उनको, डिपार्टमेंट को, कि इसको हटाने का काम करें और इंशाल्लाह ताला इसको जल्द हटा दिया जाएगा। दहशतगर्दों ने एक बार फिर कोयटा पर वार किया है। हजारगंज की सब्जी मंडी में खुदकुश धमाके से एफसी एहलकार समेत 20 अफराद शहीद, जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। धमाके के बाद हजारा बरादरी ने मगरबी बाईपास पर धरना दिया। कोयटा में दहशतगर्दों का वार, हजारगंजी सब्जी और फ्रूट मंडी में धमाका। मंडी में खरीदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसी दौरान आलू के गोदाम में जोरदार धमाका हुआ। एफसी एहलकार समेत 20 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हो गए। 8 बजे इकट्ठे हम लोग किसी अपना गाड़ी में खड़ा था जब ये धमाका हो गया। बाद जब हम लोग गए उधर तो जख्मी लोग पड़े थे, कोई मरा हुआ था। जो धमाका हुआ, लोग कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तबाही सब गरीबों के तबाही भाई। धमाके के शोधा और जख्मियों को सिविल अस्पताल, बीएमसी और शेख जायद अस्पताल मुंतकिल किया गया। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू कहते हैं धमाका खुदकश था। खुदकुश धमाका था, ये खास कम्युनिटीज में टारगेट नहीं था। इसमें मरीब बलोच भी है, इसमें एफसी भी है, 2 मरीब भी शहीद हुए, मुख्तलिफ लोग और शहीद हुए। हजारा कम्युनिटी की तादाद ज्यादा है। धमाके के बाद हजारा बरादरी ने मगरबी बाईपास पर एहतजाज किया, टायर जलाकर सड़क बंद कर दी और धरना दिया। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर शाह हुसैन के साथ आसिम खान, समा, कोयटा। कोयटा धमाके में जाँ बहक हो जाने वाले 8 अफराद की नमाज जनाजा हज़ारा टाउन में अदा कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे नूरुल आरफीन हमारे साथ मौजूद है। नूरुल आरफीन, बताइएगा, नमाज जनाजा में सूबाई हुकूमत की सतह पर कोई शरीक हुआ यहाँ पर? जी बिल्कुल, हजारगंजी बम धमाके में जाँ बहक होने वालों में से 20 अफराद में से 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सूबाई दाखिला जिया लांगू और दीगर वज़रा ने शिरकत की है और नमाज जनाजा। जी, बहुत शुक्रिया आपका नूरुल आरफीन, आपने हमें आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी समेत हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं ने कोयटा धमाके की सख्त मजम्मत की है। कोयटा में दहशत गर्दी पर सब गमगीन, वजीर आज़म इमरान खान का अफसोस का इजहार, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। वजीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी ने कहा, दुश्मन की कौम को तकसीम करने की साजिश एक बार फिर नाकाम बनाएंगे। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी कोयटा धमाके पर अफसोस का इजहार किया।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے تنقید کی کہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ کوئٹہ کمیشن رپورٹ کی سفارشات پر عمل ہوتا تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ سابق صدر آصف زرداری، قائم مقام گورنر پنجاب پرویز الہی اور MQM پاکستان نے بھی کوئٹہ حملے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حمزہ شہباز کی نیب میں 3 گھنٹے تک تفتیش کی گئی۔ حکام نے پوچھا والد کی وزارت اعلیٰ میں اثاثے ایک دم کیسے بڑھ گئے؟ حمزہ کا کہنا تھا کہ کاروبار کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ جہانگیر خان کی رپورٹ۔ آمدن سے زائد اثاثے اور مبینہ منی لانڈرنگ کا کیس، حمزہ شہباز کی نیب میں پیشی۔ تفتیشی ٹیم نے 3 گھنٹے تک سوالات کیے۔ حمزہ شہباز سے سوال ہوا 2003 میں 2 کروڑ روپے کے اثاثے تھے، اب 41 کروڑ روپے کے کیسے ہو گئے؟ حمزہ شہباز بولے مختلف کاروبار ہیں جن کی دستاویزات بھی پیش کی گئیں۔ نیب کی ٹیم نے پوچھا اثاثوں میں اضافہ والد کے وزارت اعلیٰ کے دور میں کیوں ہوا؟ حمزہ شہباز نے جواب دیا کاروبار کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ تفتیشی ٹیم نے پہلے سے گرفتار ملزم فضل داد سے متعلق بھی سوال کیا۔ حمزہ شہباز نے تسلیم کیا کہ فضل داد ان کے ملازم رہے۔ ذرائع کے مطابق نیب حکام حمزہ شہباز کے جوابات سے مطمئن نہیں اور انہیں 16 اپریل کو دوبارہ طلبی کا نوٹس دیا گیا ہے۔ ایسے بھی حالات رہیں گے۔ پیشی کے دوران نون لیگ کے متوالے بھی نیب دفتر کے باہر موجود رہے۔ کیمرامین خرم فیاض کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان کہتے ہیں شریف فیملی کے اثاثے قانونی ہیں، جرائم کے ذریعے نہیں بنے۔ حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسے باہر سے آئے نہ کہ گئے، یہ کسی طور پر منی لانڈرنگ کے زمرے میں نہیں آتا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر بھی تنقید کی، وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ شریف فیملی کے سارے ایسٹس جو ہیں وہ کسی پروسیڈ آف کرائم کا نتیجہ نہیں۔ جس دن حمزہ صاحب کے گھر پہ ریڈ ہو رہا تھا تو ایک منسٹر انفارمیشن نے پریس کانفرنس کی وفاق میں اور ایک شہباز گل نے پریس کانفرنس کی صوبے میں۔ 85 ارب کا الزام لگایا، لاہور ہائی کورٹ تک پہنچتے پہنچتے 3 ارب رہ گئے، اور جب وہ سوالات کی شکل اختیار کیا تو حمزہ صاحب پہ 18 کروڑ سے اوپر کر لیا۔ پاکستانی معیشت پہ دہشت گردی کا کاری حملہ عمران خان نے کر دیا۔ ان کو ڈھونڈنے سے کرپشن نہیں ملے گی، ان کو ڈھونڈنے سے اچھی گورننس کی بے مثال مثالیں ملیں۔ PAC2 کی بھی ورکنگ کلیپس کریں گے اور اجلاس بھی نہیں چلے گا، اور ہم عمران خان کے اس سٹیٹمنٹ کو کورٹ میں بھی لے کر گئے۔ بزدار غریب اسیر ہے۔ کل سردار اویس خان لغاری نے بڑا درست کہا کہ اس کی آزادی کی اور اس کی رہائی کی ہم کوشش کریں گے۔ قومی احتساب بیورو نے معروف قانوندان نعیم بخاری کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ ترجمان نیب کے مطابق نعیم بخاری میاں شہباز شریف کے خلاف ریفرنس سمیت اہم مقدمات کی پیروی کریں گے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے سہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، بڑی خبر ہے یہ، ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ جی ایسا ہی ہے، اہم مقدمات کی پیروی کے لیے سپریم کورٹ میں نیب نے اب سینئر قانوندان نعیم بخاری کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ اس حوالے سے نیب نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف، فواد حسن فواد اور احد چیمہ کے خلاف جو کیسز جاری ہیں ان میں مقدمات کی پیروی کرنے کے لیے ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، جبکہ جو نیب کی پرانی پروسیکیوشن ٹیم ہے پہلے سے جو کام کر رہی تھی وہ ان کی معاونت کرے گی سپریم کورٹ کے لیے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ تمام جو سپریم کورٹ میں اس وقت زیر التوا کیسز ہیں نیب کے، ان کو اب نعیم بخاری ہی دیکھیں گے۔ اب باقاعدہ یہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ نیب نے باضابطہ طور پر نعیم بخاری کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سہیل رشید۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے قوم کو خوشخبری سنا دی۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں بولے ریکوری کا عمل شروع ہو گیا ہے، پہلے 445 کروڑ اور اب 35 کروڑ ریکور کر لیے۔ کہا لوٹا ہوا ایک ایک پیسہ واپس لے کر قوم پر خرچ کریں گے۔ وعدہ کیا تھا کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے۔ پاکستانی قوم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ ریکوری کا عمل شروع ہو چکا۔ 445 کروڑ پہلے، کل 33 کروڑ مزید ہم نے ریکوری کر لی۔ شریف خاندان کا ایک ہے حمزہ، غصہ ہو رہا تھا۔ جس زرداری کے فیک اکاؤنٹس والی کہانی ہے اسی طرح حمزہ، سلمان اور ان کے والد صاحب، ان کی بھی وہی فیک اکاؤنٹس کی کہانیاں ہیں۔ وہاں پہ فالودے والا تھا، یہاں پہ پاپڑ والا ہے۔ بلاول جو ہے میرے خیال سے آج بھی نکل رہے کہیں۔ ابو بچاؤ تحریک لے کے شور کیوں کر رہے ہیں؟ سوالوں کے جواب دو۔ پیسہ کہاں سے آیا؟ جواب زرداری صاحب نے انڈائریکٹلی دیا تھا قوم کو۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان سے ایک ایک روپیہ لیں گے اور قوم کے اوپر لگائیں گے۔
نیب نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری کی مخالفت کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا ہے، موقف اپنایا ہے کہ سابق صدر کے ہاتھ صاف نہیں ہیں، وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ سہیل رشید کی رپورٹ۔ جعلی اکاؤنٹس کیس، نیب بڑے صاحب کے خلاف ڈٹ گیا۔ آصف زرداری کی ضمانت کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع۔ پارک لین کمپنی اور بلٹ پروف گاڑیوں کی کیسز میں درخواست ضمانت مسترد کرنے کی استدعا۔ عدالت عالیہ میں جمع کرائے گئے 2 الگ الگ جوابات میں نیب نے موقف اپنایا ہے کہ سابق صدر نے درخواست ضمانت میں غلط بیانی کی، ان کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ بلٹ پروف گاڑیوں سے متعلق جواب میں کہا گیا کہ صدر مملکت کو UAE اور لیبیا سے بلٹ پروف گاڑیاں تحفے میں ملی۔ گاڑیاں سرکاری ملکیت تھیں، لیکن آصف زرداری نے توشہ خانے سے یہ قیمتی گاڑیاں حاصل کر لیں۔ صرف 15% ڈیوٹی دی، وہ بھی جعلی اکاؤنٹ سے۔ سابق صدر کرپشن کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ پارک لین کمپنی کے معاملے میں بھی جعلی قائد نے دیگر ملزمان کی ملی بھگت سے نیشنل بینک سے 1.5 ارب روپے کا قرض لیا، دھوکہ دہی سے فرنٹ کمپنی بنائی، زمینوں کے لیے جعلی اکاؤنٹ سے ادائیگیاں کی گئیں۔ ان کے ہاتھ صاف ہیں، نہ کسی رعایت کے مستحق۔ آصف زرداری تحقیقات میں تعاون بھی نہیں کر رہے، ان کے اثر و رسوخ کے باعث شواہد میں ٹیمپرنگ کا خدشہ ہے، لہٰذا ضمانت کی درخواستیں مسترد کی جائیں۔ سابق صدر اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور 29 اپریل تک عبوری ضمانت پر ہیں۔ نواز شریف کو ضمانت پر رہا ہوئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے، مگر علاج کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ سابق وزیر اعظم کا شریف میڈیکل سٹی میں 5ویں بار طبی معائنہ کیا گیا۔ لاہور سے محمد علی جٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ نواز شریف کے شریف میڈیکل سٹی کے چکر پہ چکر، علاج کب اور کہاں ہونا ہے کچھ طے نہ ہو سکا۔ نواز شریف طبی معائنے کے لیے 5ویں بار شریف میڈیکل کمپلیکس آئے۔ نیورو سرجنز نے دماغ میں خون کی گردش کو معمول پر لانے کا جائزہ لیا، لیکن سرجری کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی میڈیا کو کچھ بتائے بغیر ہی چلتے بنے۔ نواز شریف کا ضمانت پر رہائی کے بعد نجی اسپتال میں MRI بھی کرایا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نواز شریف کے پاس علاج کے لیے صرف 25 دن رہ گئے ہیں۔ کیمرامین علی مشتبہ کے ساتھ محمد علی، سما، لاہور۔ بچوں سے زیادتی سے متعلق سینٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے دوران وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری اور بیرسٹر سیف کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ تفصیلات جانیں گے، سماجی نمائندے ظہیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظہیر، بتائیے گا، ایک سیر ہے تو دوسرا سوا سیر، آخر پھر کیا ہوا؟ بالکل، اجلاس کے دوران وزیر انسانی حقوق کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ضروری کام ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں نے جانا ہے، جبکہ بیرسٹر سیف جو ذیلی کمیٹی بنائی گئی تھی، ایک خصوصی کمیٹی جس نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو، چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کا قیام کے حوالے سے جو تجاویز دینی تھی اور جو جگہ لینی تھی، اس حوالے سے بریفنگ شروع تھی بیرسٹر صاحب کی، اور وہ اٹھ کر جانے لگی، جس سے بیرسٹر صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ اس اجلاس میں آیا ہی نہ کریں، اگر چائلڈ ابیوز کا ایک سنجیدہ معاملہ آپ اٹھ کے چاہ رہی ہیں، جس پر شیری مزاری نے یہ کہا کہ مجھے میری مصروفیت ہے اور میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں جانا ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ اور شیری مزاری جب اٹھ کر چلی گئی تو بیرسٹر صاحب بھی بعد میں اجلاس سے واک آؤٹ کر گئی، اور انتہائی سنجیدہ معاملہ تھا۔ بعد میں شیری مزاری کا یہ کہنا تھا کہ بیرسٹر صاحب اس معاملے کو سیاست کی نظر کر رہے ہیں، اور وہ اپنے 2 وزراء جو وزیر قانون ہے اور وزیر IT ان کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، جبکہ جو کمیٹی میں ایک انتہائی اہم معاملہ تھا اور چائلڈ ابیوز سنجیدہ معاملہ ہے، اس پہ بحث کی بجائے اس کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ظہیر علی، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ اور شیری مزاری کہتی ہیں کہ کچھ سینیٹرز بچوں کے حقوق کے قانون سے متعلق سیاست چمکا رہے ہیں۔ MQM سینیٹر بیرسٹر سیف نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت بچوں سے متعلق قانون پر عمل کرانے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ خود انہی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ کئی سینیٹرز اپنی سیاست کھیل رہے ہیں اور جو چائلڈ ابیوز کا ایشو ہے اس کو پورا پولیٹیسائز کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ مجھے افسوس ہے کہ سینیٹر سیف جو کہ MQM کے ہیں، بار بار لا منسٹر جو نہیں موجود اور جو IT منسٹر نہیں موجود ان کا ریفرنس دیتے جا رہے ہیں ایک چائلڈ ابیوز کے سلسلے میں۔ وزارت قانون کس کے تحت ہے؟ وزیر قانون کس کے تحت ہے؟ کس کی حکومت کا؟ میری حکومت کا ہے، میں اس کو کہوں گا یا آپ کہیں گے اس کو؟ آپ کا منسٹر ہے، اس پر بعد میں مجھ پر طنز کر کے کہتی کہ یہ شاید آپ کو ان کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ ہے۔ بھئی میرا اس کے ساتھ کیا ذاتی مسئلہ ہے؟ وہ میری پارٹی کا ہے۔ کہتی ہیں پولیس ہماری وہ کیا نام ہے باقی صوبے ہماری بات نہیں مانتے، تو وزیر اعلیٰ تو 2 صوبوں میں آپ کے اور تیسرے میں آپ کے اتحادی۔ تو یہ کوئی بات ہے یار؟ آپ کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی بھی ہے، گاڑی کی سٹیئرنگ بھی آپ کے ہاتھ میں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں گاڑی نہیں چل رہی، گاڑی میری بات نہیں مان رہی، گاڑی چل نہیں رہی، یہ کیا بات ہے؟ اور جب یہ اعتراض کیا تو کہتی ہے کہ میری جو 4 بجے میٹنگ ہے وہ بہت ضروری تھی، میں نے کہا آپ پھر وہاں چلی جائیں۔ سیاسی گہما گہمی کے بعد بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ کراچی میں FIA کی بڑی کارروائی، حوالہ ہنڈی کے ذریعے رقم
बैरून मुल्क मुंतकिल करने वाले रंगीला ग्रुप के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। छापे में 42 करोड़ मालियत के बॉन्ड्स, डॉलर्स और दीगर गैर मुल्की करेंसी भी बरामद कर ली गई है। मजीद जाने के नुमाइंदा खसूसी मंसूर मुगैरी से। बताइएगा, इस ग्रुप को किसकी पुष्टपनाही हासिल थी? देखिए, डायरेक्टर FIA सुल्तान अली ख्वाजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसे महसूस हुआ है कि इस शहर में कराची में हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले बहुत सारे इदारे मुख्तलिफ हैं, कंपनियां हैं जो इस कारोबार में हैं, क्योंकि जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो सख्तियां हैं इस वजह से हवाला हुंडी का जो काम है वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के हो रहा है। तो FIA को जैसे इतला मिली, उन्होंने खरादर के इलाके में छापा मार के 3 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया और 42 करोड़ रुपए की जो बॉन्ड्स और करेंसी है जो मुख्तलिफ ममालिक से है वो उन्होंने बरामद कर लिया है। 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिनका ताल्लुक हनीफ रंगीला ग्रुप से है। डायरेक्टर FIA सुल्तान अली ख्वाजा का कहना है पूरी कोशिश है कि हम चंद दिनों में मजीद गिरफ्तारियां करें और इस कारोबार में जितने भी मुलव्वस हैं जो मुल्क के पैसे बाहर हवाले से मजीद इंक्वायरी होगी और चंद दिनों में मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया मंसूर मुगैरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सक्खर की तहसील पन्नू आकिल में गंदम की कटाई के दौरान 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। तसादुम में 5 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। साहिल जोगी की रिपोर्ट। जमीन के तनाजे पर झगड़ा। पन्नू आकिल के गोट अंधड़ में जमीन लीज पर हासिल करने के लिए 2 गिरोह आपस में लड़ पड़े। जलाल अंधड़ ग्रुप ने गंदम की कटाई के दौरान मुखालफिन पर डंडे बरसा दिए। मेरा आला इंतजामिया से मुतालबा है कि उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए। जो मुश्तल अफराद थे जिन्होंने गुलाड़ियाँ मारी हैं, हमारे बंदों को, औरतों के साथ तशद्दुद किया है। तसादुम में 5 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़मीनी तनाज़े पे ये हमला हुआ जिसमें मर्द खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की जानिब से मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं जिन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वाक़े की FIR ताहाल दर्ज न की जा सकी। साहिल जोगी, समा, सक्खर। गुजरावाला में घर से मियां बीवी की लाशें मिली जबकि 3 माह की बच्ची जिंदा पाई गई। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट देखिए। गुजरावाला में दोहरे कत्ल की वारदात। बदो की गोसाइयां के इलाके में घर से मियां बीवी की लाशें मिली। 3 माह की बच्ची जिंदा पाई गई। इलाके में खौफ की फिजा फैल गई। प्रोग्राम 3 बजे का है बच्चा। 3 बजे तो बाद सुबह उठ के पता चलिया सानू सारे महल्ले वाले। उस तो बाद असी जाके देखा महल्ले वाले सारे ते 2 लाशां पईयां। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक मियांवाली से है। पसंद की शादी के बाद यहाँ किराए के मकान में रह रहे थे। दोनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम सारी जो जैसी रिपोर्ट्स आएंगी वो इंशाल्लाह मेरिट पे तफ्तीश होगी। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि वर्सा की तलाश जारी है। उनकी दरख्वास्त के बाद ही वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा। मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। साहिवाल में पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है। पुलिस ने 6 साला बच्चे के खिलाफ बाड़े में आग लगाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्चे का वालिद जमानत के लिए अदालत पहुंच गया। पंजाब पुलिस का अनोखा कारनामा। साहिवाल के नवाई गांव में बहसों का बाड़ा और मवेशी जलाने के मुकदमे में 6 साला बच्चे को भी मुल्जिम नामजद कर दिया गया। थाना बहादुर शाह में FIR दर्ज हुई तो मुजम्मिल का वालिद इसकी जमानत के लिए अदालत पहुंच गया। खालफा ने इतराज करके भी सारा घर जलाया, इन्हें सारा माल जलाया, इन्हें उन्हें FIR कटाई। शायद मेरे बेटे थे और मेरे भाई थे। मैं तो केस किया उन्होंने वंडे का जी। उनके डर हो गए, उन्होंने शक पाया कि अभी जमीन साथों लो है। इन बदले जो मेरे तो इल्जाम ला के एक बार नहीं कई बार हमला किया मेरे घर से। एडिशनल सेशन जज ने बच्चे के वालिद और ताया की जमानत मंजूर कर ली, जबकि 6 साला बच्चे के मुतालिक जज का कहना था कि इस पर यह मुकदमा दर्ज ही नहीं हो सकता, तो जमानत कैसे दूं? जज साहब ने ज़बानी तौर पे ऑर्डर किया कि बच्चे की मैं जमानत नहीं ले रहा क्योंकि वो नाबालिग है और उसकी उम्र 5-6 साल है। पुलिस ने मौक़िफ़ देने से इनकार करते हुए कहा कि मुखालफिन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया है। एडिशनल सेशन जज ने पुलिस को हिदायत दी कि FIR से बच्चे का नाम खारिज किया जाए। तालीम बन गई कारोबार, तफसीलात कुछ देर बाद। मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान लड़कियों ने नकल में लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया। शाह फैसल कॉलोनी के गवर्नमेंट ग्रीन पब्लिक स्कूल में तालिबात बगैर किसी खौफ के किताबें सामने रखकर
नकल करती रही। मजीद जानेंगे सोनिया शहजाद से। सोनिया शहजाद बताएगा, लड़कियां नकल में भी बाजी ले गई हैं, ये पेपर हो रहा है या कोई मजाक? जी बिल्कुल, जैसे अगर हम बात करते हैं नताइज में लड़कियां आगे आगे होती हैं, लेकिन इस वीडियो को देख के अंदाजा होता है कि अगर नकल की बात की जाए तो नकल में भी लड़कियां लड़कों से आगे ही हैं, किसी हाल में पीछे नहीं। खुली किताबें सामने रखी हुई। आज इंग्लिश का पर्चा था क्लास 9 का, और इंग्लिश के पेपर में खुलेआम नकल होती रही। पूरी बुक सामने रख के टीचर्स की मौजूदगी में तालिबात जो है वो कॉपियां भरती रही और मजे से उन्होंने अपनी कॉपियां फिल की और पूरी कॉपीज फिल करके आराम से आपस में डिस्कशन भी करती रही। टीचर्स भी राउंड करते रहे, लेकिन किसी ने उनको मना नहीं किया। और आप जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकती हैं कि कितना आजादाना माहौल बच्चियों को दिया गया कि वो आराम से चीटिंग करें और अपनी कॉपियां फिल करें। जी, वीडियो में भी आप देख सकते हैं तालिबा टीचर्स के सामने नकल करती रही और कोई नोटिस नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया सोनिया शहजाद, आप हमें अपडेट कर रही थी। अपने स्कूल का मोनोग्राम लगाओ और खूब कमाओ। 40 रुपए की कॉपी 140 रुपए की हो गई है जनाब। कराची में निजी स्कूलों ने तालीम को कारोबार बना लिया है। नया सेशन शुरू होते ही कोर्स की दुकानें भी लगा ली। वालिदैन अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? पाई जमा करके पहले निजी स्कूल्स माफिया को मनमानी फीसें अदा करते रहे। अदालती हुक्म के बावजूद फीसें कम ना हो सकी और अब निजी स्कूल माफिया ने नया कारोबार शुरू कर दिया। एक रजिस्टर की कीमत होती है 30 रुपए, हमें मालूम है 30 का है, वो देते हैं 70 रुपए। हर महीने एक 70 रुपए का रजिस्टर खरीदे। उर्दू बाजार में यही कॉपियाँ कम कीमत में दस्तयाब हैं, लेकिन वालिदैन को तनबीह कर दी गई है कि कॉपियाँ स्कूल से ही खरीदी जाएं। 50% का मैम फ़र्क होता है। अगर एक चीज़ यहाँ पे अगर 40 की है तो आप स्कूल से खरीदेंगे वो 90-80 की मिलेगी। वज़ीर तालीम सिंध ने तो इस मामले पर भी नई मंतक पेश कर दी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी बच्ची दाखिल करवा दी, आप आ जाए, मैं फ्री में आपको किताब दे देंगे। आप क्यों पैसों के चक्करों में पड़े हो? आप आ जाओ, आपके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं और ओनरशिप करें। नया सेशन शुरू होते ही वालिदैन की परेशानियां बढ़ गईं। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि कोई भी स्कूल कोर्स खुद से ना बेचे। महकमा तालीम सिंध अब तक प्राइवेट स्कूल्स को फीसों के मामले पर ही लगाम नहीं दे सका। उसके बाद कोर्स स्टेशनरी के नाम पर भी वालिदैन को लूटने का सिलसिला जारी है। वालिदैन कहते हैं कि महकमा तालीम प्राइवेट स्कूल्स को लगाम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के 60% असातिज़ा पढ़ना जानते ही नहीं। महकमा तालीम की रिपोर्ट में ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है। असातिज़ा ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पेशावर से फयाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी असातिज़ा कितने पानी में? महकमा तालीम की सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई। 60% असातिज़ा तालीमी निसाब पढ़ाने के काबिल ही नहीं। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ कि असातिज़ा को सिर्फ 30 से 40% कोर्स पर अबूर हासिल है, जबकि कौमी जुबान उर्दू में असातिज़ा की काबिलियत सिर्फ 30% है। महकमे तालीम की रिपोर्ट को असातिज़ा ने मुस्तरद करते हुए एहतजाज का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने अल्फाज वापस नहीं लिए असातिज़ा के बारे में, तो ये जो रवां दाखिला मुहिम है इसमें इसको हम इंशाल्लाह पूरी सूबे में रोक देंगे और उसका बाइकाट करेंगे। एक बच्चा भी सरकारी स्कूल में दाखिल नहीं होने देंगे। जितने भी लोग इन सरकारी स्कूलों से निकले हैं माशाल्लाह वो आप हाई पोस्टों पे है। इस रिपोर्ट को हम बिल्कुल यकसर मुस्तरद करते हैं। कारकर्दगी नापने के लिए सूबे के 1800 स्कूलों के 2771 असातिज़ा का इम्तिहान लिया गया था। कैमरामैन ज़कौला के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। 1 साल गुजरने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट एडिट न हो सकी। वेबसाइट पर सूबे के वज़ीर आला आज भी परवेज़ खटक ही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान हैं या परवेज़ खटक? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वेबसाइट फैसला न कर सकी। 1 साल गुजरने के बावजूद वज़ीर आला शिकायती सेल की वेबसाइट अपडेट न हो सकी, जिसके मुताबिक सूबे के वज़ीर आला आज भी परवेज़ खटक ही हैं। वज़ीर आला की सोशल मीडिया टीम का मौक़िफ़ है कि वेबसाइट पर काम जारी है, जिसे जल्द तब्दील कर दिया जाएगा। फयाज अहमद, समा, पेशावर। कराची में एक और माफिया सामने आ गया, कचरा माफिया। कचरे से लाखों रुपए कमाकर शहर में गंदगी फैलाई जा रही है। वो कैसे? मोहम्मद अली हफीज तफसील से बताएंगे। ड्रग माफिया, लैंड माफिया, पार्किंग माफिया और अब सामने आई है कचरा माफिया। ये कचरा उठाती नहीं, मजीद फैलाती है। जी हाँ, ये माफिया गली महल्लों से कचरा उठाकर एक जगह जमा करती है, फिर इससे खाली बोतलें, प्लास्टिक, गत्ता और दीगर सामान चुनकर जमाली गोट और शराब गोट पहुंचा देती है।
जबकि कचरा शहर के मुख्तलिफ पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स पर फेंक दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 51 यूसीस में कचरा माफिया का ये धंधा चल रहा है। हर यूसी की हदूद से उठाए गए कचरे से 1 लाख रुपए कमाए जाते हैं, यानी 51 यूसी से 50 लाख रुपए से जायद माहाना बटोर लिए जाते हैं। गार्बेज माफिया है, बासर लोगों की पुष्पनाई हासिल है, जिसमें सियासी और गैर सियासी वाबस्तगियां रखने वाले लोग भी शामिल हैं। चेयरमैन रेहान हाशमी इस माफिया के खिलाफ आला हुकाम को कई खतूत लिख चुके हैं, लेकिन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। धंधा है पर गंदा है ये। कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कचरा माफिया अपने पंजे गाड़ चुका है। सवाल ये है कि कब तक इस कचरा माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। और अब गर्मी के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि महकमा मौसमियात ने पीर को शहर में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 57% रहा। महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि पीर को कराची में हल्की बारिश होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रावलपिंडी में ख़वातीन यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया है। रावलपिंडी को इस्लामाबाद की तरह खूबसूरत बनाने और किडनी सेंटर को फ़ाल करने का वादा भी कर लिया। सदाकत अली की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर रेलवे शेख रशीद के साथ बजरिया रेल रावलपिंडी आमद। वज़ीर आला ने सैटेलाइट टाउन में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन को वीमेन यूनिवर्सिटी में तब्दील करके इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार ने रेलवे रोड पर गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन का संगे बुनियाद भी रख दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में फर्क खत्म करने का इंदिया दिया तो साथ ही रावलपिंडी का मुकदमा लड़ने पर शेख रशीद के किरदार की भी तारीफ की। तो जो मेरा ख्वाब है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान फर्क खत्म हो जाए, जिस शहर का वकील शेख रशीद साहब हो तो वो केस कभी हार नहीं सकता। यहाँ पे एक और भी हॉस्पिटल है जिसमें किडनी के डिजीज का इलाज होता है। पंजाब गवर्नमेंट इंशाल्लाह उसको भी फंक्शनल कर देगी। तकरीब से खिताब करते हुए पिंडी बॉय शेख रशीद ने बहुत जल्द लई एक्सप्रेस वे मंसूबे के आगाज की खुशखबरी सुना दी। ये सुआ से लेके और इस्लामाबाद तक ये 23 किलोमीटर हम डबल वे एक्सप्रेस बनाने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर वापस आ जाए तो इसका इफ्तिताह करेंगे हम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि रिंग रोड मंसूबे का संगे बुनियाद भी बहुत जल्द रख दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 माह में रावलपिंडी में नुमायां तब्दीली नजर आएगी। हमने PHA को 1 साल में इतने फंड दिए हैं जितने गुज़श्ता हुकूमतों ने 10 साल में भी नहीं दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज के 4 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। ISPR के मुताबिक तरक्की पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद शामिल हैं। तरक्की पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद DG एनालिसिस ISPI के तौर पर काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर तैनात हैं। वो इससे पहले DG मिलिट्री ऑपरेशंस भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ISI में DG काउंटर इंटेलिजेंस, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास कमांडेंट इन्फेंट्री स्कूल कोयटा के तौर पर काम कर रहे हैं। ये ना करें वो ना करें, हर चीज में मसलहत हो जाती है, पुलिस को काम ही नहीं करने दिया जाता, निजाम कैसे सही होगा। सिंध पुलिस का एक और सरबराह सियासी मसलहतों पर नाराज आईजी सिंध कलीम इमाम ने बेबसी का इजहार कर दिया। ऐसा ना करें, आज वैसा ना करें, आज जो है चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपने कुछ किया। AD ख्वाजा के बाद एक और सिंध पुलिस के सरबराह को सियासी मसलहतों का सामना। मसलहत के अलावा कुछ नज़र नहीं आता हमें, हर चीज़ में मसलहत है। आज ऐसा ना करें, आज वैसा ना करें, आज जो है चीजें खराब हो जाएंगी, आपने कुछ किया। आईजी सिंध कलीम इमाम कराची के निजी होटल में किताब की तकरीब रोनुमाई में थे, लेकिन अपने दिल की किताब पर लिखा हाल गम सुना दिया। जो असूल और जो कानून और जो कि जिस चीज़ के लिए पुलिस को तवज्जो देनी चाहिए उससे हटाने की उसको कोशिश की जाती है। सियासी लीडर तो अपने तीर खूब निशाने पर लगाते हैं, काश कि पुलिस में भी लीडरशिप होती। सिपाही की वजह से ये महकमा खराब नहीं हुआ, ये महकमा अगर खराब हुआ है तो इसकी लीडरशिप की कमी कैसे हुआ है, तो लीडरशिप शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल। मेरे से एहतसाब शुरू करें। आखिर क्यों पुलिस के हाथ सियासी डोरियों से बांध दिए जाते हैं? पुलिस का है काम हिफाजत अवाम की, लेकिन लगता है सियासी मसलहतों ने बना दिया पुलिस का है काम
खिदमत सियासत की। आवाम होशियार हो जाएं, बैंक से SMS के जरिए डाटा मांगा जाए तो हरगिज़ न दें। निजी बैंक के नाम पर जालसाज सार्फिन से डाटा जमा करने लगे हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। ठहरिए, अगर ये मैसेज निजी बैंक की जानिब से मौसूल हुआ है और वो आपका डेटा मांग रहे हैं तो हरगिज ना दें, वरना बैंक में मौजूद आपकी सारी जमा पूंजी हथिया ली जाएगी और आपको खबर तक ना होगी। स्टेट बैंक ने भी खबरदार कर दिया, 6 करोड़ अकाउंट होल्डर्स को वाज़ेह हिदायत दे दी। वो अपनी जितनी भी अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, जो कि बैंक आमतौर पर वो लेता है, वो किसी से शेयर ना करें। बैंकों को भी ये हिदायत की गई कि वो कभी भी SMS के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए ऐसी कोई तफसील नहीं मांगते हैं। ये जालसाज हैं तो खतरनाक, लेकिन अनपढ़ लगते हैं। अलर्ट की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। तर्जुमान स्टेट बैंक ने कहा है कि फोन कॉल्स या SMS पर बैंक अकाउंट का डेटा मांगा जाए तो फौरी शिकायत दर्ज कराएं। रावलपिंडी इस्लामाबाद को अलग करने वाली मरकजी इशारा जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। IJP रोड की खस्ता हाली के बाइस गाड़ियों का सत्यानाश तो होता ही है, मुसाफिरों की जिंदगियां दाव पर लगी रहती हैं। उमर आसिफ की रिपोर्ट। फैजाबाद से पीरवदाई, गोल्डा मोड़ और मोटरवे चौक तक रोजाना हजारों गाड़ियों और लाखों मुसाफिरों की गुजरगाह IJP रोड जुड़वा शहरों को अलग करती इस अहम शाहराह का अपना कोई टुकड़ा भी सलामत नहीं। जगह जगह गड्ढे, हर कदम पर झटके और धचके, हादसात और झगड़े आए रोज का मामूल। मुसाफिरों का जोड़ दुखने लगता है तो गाड़ियों का भी पुर्जा हिल जाता है। सारी गाड़ियां खाना खराब हो रही हैं, चीजें पंचर, कभी चीजें तोड़ रही हैं। रोड बिल्कुल नाकस है, किसी काम की नहीं है, इतनी खराब हो गई है कि खस्ता हाल, इतना खड्डे, हर जगह में खड्डा है। सड़क की मुरम्मत का जिम्मेदार इदारा बस तिफल तसल्लियाँ देता ही नजर आता है। मेंटेनेंस मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन वो करती है, उसके जिम्मे है रोडों की डेवलपमेंट, हमारे CDA के जिम्मे है। 3-4 जगहों पे है जहाँ पे सड़क काफी खराब है। एक तो सड़क की खस्ता हाली के बाइस रिंगता ट्रैफिक, तो दूसरी तरफ वसी कचरा कुंडी में गिलासत और कीचड़ का ताफुन IJP रोड पर सफर को दोहरी अजियत बना देता है। कैमरामैन अब्बासी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। आपने हवेलियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं खानपुर की हवेली बागपुर ढेरी, जहां कभी शान शौकत दिखाई देती थी, लेकिन आज वहां सिर्फ वीरानियों के डेरे हैं। आबिद अली की रिपोर्ट। कानपुर का सरसब्ज पहाड़ी इलाका बागपुर ढेरी, जहाँ फितरी हुस्न में घिरे ये खंडर वीराना, टूटे फूटे दरोदीवार, राजाओं की पालकी, ये सब कभी गवाह रहे हैं बड़ी शानो शौकत वाले माजी के। कई एकड़ पर फैली 5 हिस्सों पर मुश्तमिल ये वसीउ अरीज हवेली क़याम पाकिस्तान से भी कई बरस पहले बागपुर के राजा शेर अली ने तामीर करवाई। पहाड़ी पत्थर ढोने और दीवारों में चुनने के लिए राजा साहब के मातहत 84 देहात ने हिस्सा लिया। राजा साहब की अपनी सिपाह थी, अपना कानून, तभी तो हवेली का 5वां हिस्सा कचहरी भी था और अदालत भी। पीछे थाना कोई नहीं होने आया, कचहरी वो आप करनी है। 84 गाँव की मलकियत थी जी उनके पास। जो हमारे मेहमान थे वो बड़े आला मेहमान थे। कहा जाता है कि शाहाना दौर के उजड़े आसार भी अपने दामन में कई दास्तानें समेटे हुए हैं। ये जो घर बना हुआ है, इसके नीचे अभी ये डबल स्टोरी है, इसके नीचे जो तहखाने हैं ना, इसमें अभी भी कहते हैं कि सेब है, कोई बंदा रात को इधर आ जाए तो उसको कुछ हो जाता है। खेत, बागात, चश्मों से घिरी इमारत, यहाँ आसार तो सब हैं, लेकिन वो शाही अंदाज अपने ही मज़ारात में खोकर रह गए। जमाना कैसे कैसे रंग बदलता है। जहाँ कभी 84 गाँव के मालिक रहा करते थे, आज वही जगह एक उजाड़ बस्ती का मंजर पेश कर रही है। कैमरामैन अजय बुल के साथ आबिद अली, समा, बागपुर ढेरी, खानपुर। एक ब्रेक के बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।